हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स एग्जाम पॉइंट। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जियोफिजिसिस्ट मेंस एग्जाम है उसका जो पार्ट बी होगा आपका फर्स्ट पेपर का। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये सारे जो पार्ट बी में हम जनरली जो सब्जेक्ट्स आते हैं, आपके चार सब्जेक्ट जो आते हैं, तो चारों सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे वो फिजिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। तो पेपर वन के अंदर जो आपके चार फिजिक्स से जो सब्जेक्ट आते हैं वो है, फर्स्ट पेपर है मैथमेटिकल मेथड्स, सेकंड है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड फोर्थ है इंट्रोडक्टरी एटमॉस्फेरिक एंड फिजिक्स। तो ये चार सब्जेक्ट हैं। ये चार सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके बी पार्ट में आएंगे। मेंस एग्जाम का जो फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट पेपर के बी पार्ट में इन चार सब्जेक्ट से ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखें तो सबसे पहले आप आता है हमारे पास मैट्रिसेस एंड उसके भी अंदर अगर हम देखें तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहते हैं। डायरेक्ट नहीं होगा तो फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, मतलब कि मैथमेटिकल मेथड से नहीं आएगा मैट्रिक्स से क्वेश्चन, तो क्वांटम मैकेनिक्स में मैट्रिक्स का यूज करके कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो मैट्रिक्स तो आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे हिसाब से। मैट्रिसेस काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर दोनों। उसके बाद फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि ये लाप्लास और फोरियर्स को यूज करके कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूमेरिकल टेक्निक्स में रूट फाइंडिंग, रूट कैसे फाइंड करोगे, आप कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा उसका, उसके बाद इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन तो मेथड्स हैं। इंटरपोलेशन मतलब कि आपको बहुत सारे डाटा पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके बीच से में कोई पॉइंट पे एक वैल्यू निकालना है फंक्शन का। एक्सट्रापोलेशन मतलब डाटा सेट के बाहर निकालना है आपको, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद इंटीग्रेशन करना है ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन्स रूल से। सिम्पसन्स में दो आते हैं, दो रूल्स होते हैं, 1/3 एंड 3/8। इस पे हम पहले ही मतलब इंटीग्रेशन तो हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं इंटीग्रेशन पे, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन्स रूल से, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद रंगे कुट्टा जो मेथड है उसके थ्रू जो सेकंड ऑर्डर और पर्टिकुलरली फोर्थ ऑर्डर जो रंगे कुट्टा मेथड है तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में जो इंटीग्रेशन पार्ट है, इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, रेजिड्यूज और पोल्स, ये सब, और कोची इंटीग्रल थ्योरम, एनालिटिकल फंक्शन का जो कंडीशंस है, तो वो सब आप कैसे इवेलुएट करते हो, उससे इंटीग्रेशन सॉल्व करने में भी काफ़ी हेल्प हो जाती है। अगर जनरली अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम जियो साइंटिस्ट एग्जाम की बात करें तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में भी पर्टिकुलरली अगर इंटीग्रेशन पार्ट आप कर लोगे अच्छे से तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स। मेरे हिसाब से वैसे सभी लोगों ने इलेक्ट्रोडायनामिक्स और मैथमेटिकल मेथड्स अपने बीएससी में पढ़े हुए होंगे, चाहे वो जियो फिजिक्स से हो या फिजिक्स बैकग्राउंड से हो। सो ये दो सब्जेक्ट्स हैं, ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, और आपके जो बीएससी की जो नोट्स हैं, मतलब जो डेरिवेशन टाइप के जो नोट्स हैं या सब्जेक्टिव टाइप के जो आंसर राइटिंग करते हैं हम अंडर ग्रेजुएट में, तो वहाँ से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो आप बेटर है कि वो एक बार रिवाइज कर लें। और उसके बाद जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ पर्टिकुलरली और उसके एप्लीकेशन। उसके बाद लाप्लास एंड पॉइसन क्वेश्चन इक्वेशन। उसके बाद आता है मैग्नेटोस्टैटिक्स में अगर बायो सावर्ट्स लॉ एंड एम्पियर्स थ्योरम या एम्पियर्स लॉ देखें और उनके जो एप्लीकेशंस हैं, सोलेनॉइड और टॉरॉइड और भी सारी चीज़ों में, काफ़ी सारी चीज़ों में है। जैसे आप स्ट्रेट वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, स्ट्रेट वायर के बाद आप तो पैरेलल वायर्स के बीच में करंट के डायरेक्शन के डिपेंडेंस, वो सब तो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके एप्लीकेशंस भी आप एक बार देख लेना कहाँ कहाँ पे है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एप्लीकेशन कहाँ पे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल। फिर उसके बाद आता है लोरेंज एंड कूलॉम गेज, पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग थ्योरम का सिग्निफिकेंस,
फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बाद प्लाज्मा का जो फंडामेंटल्स है वो आपको आना चाहिए। प्लाज्मा का जो फंडामेंटल्स है वो, उसमें आता कंडीशन क्या है, क्यों बनता है, और बिहेवियर मतलब जनरली कैसे शो करता है, उसका टेम्परेचर या कंडीशंस, मतलब कौन कौन से पैरामीटर हैं जो इफेक्ट करते हैं प्लाज्मा को। तो वो सब चीज़ें आपको देखनी है। मोस्टली चीज़ें जो इसमें से होंगी वो आपको इलेक्ट्रोडायनामिक्स व डीजी ग्रिफिथ्स में मिल जाएंगी। उसके अलावा एक प्लाज्मा फिजिक्स का एक बुक है, एफ चेन, तो आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। मोस्टली चीज़ें आपको इलेक्ट्रोडायनामिक्स व ग्रिफिथ्स में है। उसके अलावा आप गूगल कर सकते हैं चीज़ों को, तो आपको वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी आसानी से। उसके बाद आपका जो तीसरा सब्जेक्ट है पेपर वन में, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो सब्जेक्ट है, ये काफ़ी एडवांस वर्जन है इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो लास्ट पेपर था उससे। तो ये इसमें प्रिडिक्ट करना काफ़ी टफ हो जाता है कि अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्रिडिक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। और इस पेपर को पर्टिकुलर डालने का एम ये है कि आपको थोड़ा एडवांस लेवल का नॉलेज अवेलेबल हो, मीन्स आपको थोड़ा एडवांस लेवल की थ्योरीज पता हो उसके बारे में, मतलब जो बेसिक चार्जेज, मैग्नेटिज्म और उससे रिलेटेड। फिर भी अगर हम देखें तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो सिलेबस के हिसाब से लग रहे हैं यहाँ पे, वो है मैक्सवेल इक्वेशंस, उसके डिफरेंशियल इंटीग्रल फॉर्म और फिजिकल सिग्निफिकेंस। मैक्सवेल इक्वेशन से आप वेव इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन अगर वेव इक्वेशन पे जाएंगे तो फिर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको पूछ सकते हैं सॉल्यूशन। उसके बाद उसमें बाउंड्री कंडीशंस भी दी हुई हो सकती हैं। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या, और उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर वो कहाँ पे हमें डायरेक्टली देखने को मिल जाता है, ऐसे भी हम बता सकते, पूछ सकते हैं। उसके बाद वेव इक्वेशन आपको आगे, वेव इक्वेशन के बाद आपको आगे कि आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और साउंड वेव में क्या डिफरेंस है, ये भी बन सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उसके बाद डिफरेंट मीडियम्स में कैसे वो प्रोपोगेट करते हैं। और उसके बाद स्क्रीन डेप्थ, और यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, स्क्रीन डेप्थ का फॉर्मूला हो गया, और मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जब आप प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफरेंट मीडियम में प्रोपोगेट की कंडीशंस को सॉल्व करोगे। उसके बाद रिलेटिविटी से कुछ क्वेश्चन है कि लोरेंस इनवेरियंस, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डिलेशन, और वो सब यहाँ पे इंक्लूडेड हो जाएंगे। अगर हम देखें तो वो एडवांस थ्योरी का ही पार्ट है। अगर हम तो यहाँ पे भी पूछे जा सकते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी अगर रिलेटिविटी इंक्लूड की गई है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। और उनको कहीं से भी मतलब जहाँ पे जहाँ से भी रिलेटेड होगा वहीं से पूछ लेंगे। तो लोरेंज इनवेरियंस जो है वो रिलेटिविटी से रिलेटेड है, तो इस पार्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है और बाद में सेकंड पेपर में भी आ सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। और बाकी इन चीज़ों का अगर आपको बुक का अगर इन चीज़ों के लिए देखनी है तो आपके पास दो बुक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स बाय डीजी ग्रिफिथ एंड दूसरा क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स बाय जेडी जैक्सन। तो इन दो बुक से आपका मोस्टली पार्ट कवर हो जाएगा। बाकी अगर कुछ टॉपिक्स रहते हैं तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, फिर किसी और बुक को रेफर कर सकते हैं जो आपने आपके अंडर ग्रेजुएट में पढ़ी हो या फिर मास्टर्स में पढ़ी हो। सो उसके बाद जो लास्ट जो टॉपिक है बी पार्ट का, या जो लास्ट सब्जेक्ट है, वो है आपका इंट्रोडक्टरी एटमॉस्फेरिक फिजिक्स एंड स्पेस फिजिक्स। सो ये चार पेपर्स थे हमारे पास जो बी पार्ट में आएंगे, और चार जो ए पार्ट के पेपर हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपने पैटर्न या पेपर्स ऑब्जर्व किए हैं मेंस एग्जाम के, तो वहाँ आपको मिलेगा कि जो ए और पार्ट बी पार्ट में आपके पास पांच पांच क्वेश्चन होते हैं जनरली। पांच में से जो फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन होगा दोनों पार्ट्स का वो कंपलसरी होता है, बाकी चार में से आपको दो अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जो ए पार्ट का सिलेबस दिया हुआ है यूपीएससी ने, वहां से पांच क्वेश्चन आपको आएंगे, और जो बी पार्ट का जो क्वेश्चन जो सिलेबस दिया हुआ है वहां से आपको पांच क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपको चॉइस मिलेगी, आप चार में से दो क्वेश्चंस करने होते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है हर सेक्शन का। तो आप उसी हिसाब से प्लान प्लान भी कर सकते हैं अगर आपको प्लान करना है आपकी आंसर अटेम्प्टिंग को। और आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब भी आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप मैक्सिमाइज मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करो एटलीस्ट। सो ये थे। उसके अलावा जो अगर हम ये फोर्थ सब्जेक्ट है आपका इंट्रोडक्टरी एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स, इसका पर्टिकुलरली
इतना ज़्यादा नॉलेज मेरे को नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में इसको कहीं पे भी नहीं पढ़ाया जाता, ना अंडर ग्रेजुएट में पढ़ाया जाता है, ना कि ही आपको मास्टर्स में पढ़ाया जाता है। ये जो सब्जेक्ट है ये जियो फिजिक्स वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, या फिर वो लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। फिर भी अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर इसमें देखने हो तो हमारे पास टॉपिक्स हैं। हाइट प्रोफाइल देख सकते हैं एटमॉस्फेयर का, कि हाइट के साथ हमने किस तरह से डिवाइड किया गया है और किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है एटमॉस्फेयर को। उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन, इक्वेशन के सॉल्यूशन, प्रेशर की का भी आपको ध्यान रखना है, प्रेशर का वेरिएशन कैसे है अबो अर्थ सरफेस और बिलो अर्थ सरफेस पे, तो वो भी आपको। और उसका अगर उसको मतलब डिफरेंट इनिशियल कंडीशंस के लिए आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उसके सॉल्यूशंस को, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद फंडामेंटल फोर्सेज इन एटमॉस्फेयर, उसके बाद सोलर रेडिएशन इंटरेक्शन विद नेचुरल एटमॉस्फेयर। यहाँ पे जो सोलर रेडिएशन इंटरेक्शन है इसमें इंक्लूडेड हो जाते हैं जो हमारे नेचुरल फिनोमिनाज हैं, जैसे कि हमारे पास है कि जो स्काई है वो ब्लू दिखता है हमें। उसके बाद सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे जो सन है वो रेड दिखता है। तो ये कुछ है। उसके बाद अलावा और भी हैं जो, जैसे हम जिसको बोलते हैं कि हमें जो पानी दिखता है रेगिस्तान में, या फिर जो मरीचिका का जो इफेक्ट है, वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। तो उसके अलावा इसको स्टडी करने के बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड प्रोपगेशन एटमॉस्फेयर के थ्रू। उसके बाद जीपीएस सिस्टम, जीपीएस सिस्टम्स में अगर हम बात करें तो जीपीएस में कि पहले तो है क्या, उसके बाद एडवांटेज क्या क्या है जीपीएस सिस्टम के, एडवांटेज के बाद सोर्सेज ऑफ एरर्स क्या है जीपीएस में, अभी भी जीपीएस में के साथ कुछ इश्यूज है, तो इश्यूज क्या है। उसके बाद एंटीनाज का बेसिक्स आपको पढ़ना है। तो इसका जो कुछ पार्ट आपको फंडामेंटल ऑफ जियोफिजिक्स बाय विलियम्स लोरी में मिल जाएगा, बाकी जो पार्ट है उसके लिए आप गूगल कर सकते हैं, फिर कोई और बुक पढ़ सकते हैं जो आप अंडर ग्रेजुएट में आपने पढ़ी हो, या फिर जियोफिजिक्स वालों के लिए फिर आप इसके लिए सर्च कर सकते हैं। तो मेरे सजेशन है वो ये कि आप फंडामेंटल ऑफ जियोफिजिक्स बाय विलियम्स लोरी पढ़े, उसके अलावा जो पढ़े वो गूगल पे आप सर्च करके आपको कोई ना कोई स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, वहां से आप इन सारी चीज़ों के लिए पढ़ सकते हैं। सो thank you for watching, and keep supporting us, keep studying physics exam point, and if you like and you think that this video is going to help uh, in your physics competitive exam preparation, then you can like and share it with your friends. And if you are new at this channel, then you can subscribe this channel also for latest physics competitive exams related information, and also for the like physics competitive preparation for GATE, NET, and any other job related physics job related preparations. So thank you so much for watching this video completely.